मेरे बेटे ने उस शाम दरवाजे के पास खड़े खड़े कहा, माँ अपना सामान बांध लीजिए, आज रात आप यहाँ नहीं रुकेंगी। उसने यह बात ऐसे कही जैसे मैं उसकी माँ नहीं, कोई बोझ बन चुकी चीज हूँ। उसकी आवाज धीमी जरूर थी, लेकिन उसमें अपनापन बिल्कुल नहीं था। मैं चौखट के पास खड़ी रह गई, जैसे मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया हो। हाथ में उसका तौलिया था, जिसे मैं अभी तय करने वाली थी। अजीब बात है, घर टूट रहा होता है, फिर भी औरत का हाथ पहले काम ही पूरा करना चाहता है। मैंने धीरे से पूछा, कहाँ जाऊं मैं? उसने नजरें फेर ली, जैसे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं बची हो। बोला, कहीं भी जहां आपकी देखभाल हो सके, यहाँ अब नहीं हो पाएगा। मेरी बहू रेखा रसोई से बाहर आई, उसके चेहरे पर वही आधी मुस्कान थी जिसे वह दुनिया के सामने प्यार कहती थी और मैं ताना समझती थी। उसने प्लेट सिंक में पटकी और बोली, मम्मी जी बुरा मत मानिए, अब बात हमारे बस से बाहर है। आप चीजें भूलने लगी हैं, रात को उठकर घूमती हैं, बच्चों पर असर पड़ रहा है। मैंने धीरे से दोहराया, बच्चों पर असर या तुम्हारी योजना पर? निखिल की गर्दन तन गई, उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वह बोला, हर बात में शक, हर बात में ड्रामा, यही दिक्कत है। मैं उसे देखती रही, वही बेटा जो बचपन में मेरी गोद छोड़ता नहीं था, आज मुझे उसी घर में खड़ा करके बता रहा था कि मैं समस्या हूँ। दीवार पर लगे मेरे पति की तस्वीर भी उस दिन जैसे शर्मिंदा लग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, ना रोई ना गिड़गिड़ाई, बस भीतर ही भीतर टूटती रही। ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे शुरू हुआ था। पहले मुझे लगा था कि नई बहू है, अपने तरीके से घर संभालना चाहती है, लेकिन कुछ बदलाव आदत नहीं इरादा बताते हैं। रेखा ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी आपका तरीका पुराना है, मैं सब व्यवस्थित कर देती हूँ। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा घर ही तो है, बदल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ना शुरू हो गया था। सबसे पहले उसने रसोई अपने हिसाब से सजाई, मसालों की डिब्बियां बदल दी, बर्तनों की जगह बदल दी। मेरी सालों पुरानी आदतें एक दिन में बेकार बना दी गईं। मेरी स्टील की थालियां जो मैंने अपने हाथों से खरीदी थी, उन्हें ऊपर वाले खाने में चढ़ा दिया गया और उसकी चमकीली कांच की प्लेटें नीचे सजा दी गईं, जैसे घर का स्तर बदल रहा हो और मैं पीछे छूट रही हूँ। फिर धीरे धीरे बाकी चीजें भी बदलने लगी। पर्दे बदले गए, मेजपोश बदले गए, दीवारों का रंग बदल दिया गया। और एक दिन वह भी हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा दर्द हुआ। मेरे पति की तस्वीर दीवार से हटा दी गई, वह तस्वीर जो इस घर की पहचान थी, जिसे हर सुबह मैं देखकर दिन शुरू करती थी। उसकी जगह एक बड़ा सा रंगीन कैनवस लगा दिया गया। रेखा ने कहा, मम्मी जी यह ज्यादा मॉडर्न लगता है। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि यह घर अब मेरा नहीं रहा। ये सिर्फ दीवारों का नहीं, यादों का भी बदलाव था। निखिल तब भी सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात दोहराता रहा, कुछ दिन की बात है माँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, कुछ दिन सबसे खतरनाक शब्द होते हैं। इन्हीं कुछ दिनों में लोग अपनी जगह खो देते हैं। धीरे धीरे घर की चाबी रेखा के हाथ में आ गई। अब दरवाजा वही खोलती, वही बंद करती। मेरे कमरे को अपस्टो कहा जाने लगा। बच्चों को सिखाया गया कि दादी पुरानी है, उनका तरीका अलग है। दादी से कुछ पूछने से पहले मम्मी से पूछो। मैं अपने ही घर में पराई होने लगी थी। मेरी आवाज कम होती गई और उनकी आवाज बढ़ती गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ बदलाव नहीं है, यह एक योजना है। उस दिन मैंने देखा कि घर के जरूरी कागज अपनी जगह पर नहीं हैं। पहले मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने कहीं रख दिए होंगे, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन इस घर के कागज कभी नहीं भूल सकती। उनमें मेरी पूरी जिंदगी बसी हुई थी और उसी पल मेरे अंदर पहला शक पैदा हुआ। ये सिर्फ घर बदलने की बात नहीं थी, यह मुझे इस घर से हटाने की शुरुआत थी। उस दिन के बाद मैंने हर चीज को ध्यान से देखना शुरू कर दिया था। अब मैं सिर्फ इस घर में रह नहीं रही थी, मैं इसे समझ रही थी। हर छोटी हरकत, हर नजर, हर बात का मतलब निकलने लगा था। और जितना मैं देख रही थी,
उतना ही डर साफ होता जा रहा था। अगले ही दिन रेखा मेरे पास आए और बहुत सामान्य आवाज में बोली, मम्मी जी कुछ कागजों पर आपके साइन चाहिए होंगे। उसने ऐसे कहा जैसे कोई बहुत छोटी सी बात हो, जैसे रोज का काम हो, लेकिन उसके शब्दों में जो जल्दी थी उसने मेरे भीतर एक अलार्म बजा दिया। मैंने उससे सीधा पूछा, कौन से कागज? वह हल्का सा हंसी और बोली, अरे इतनी छोटी छोटी बातों में आप क्यों पड़ती हैं? बस बैंक अपडेट है। उसका जवाब जितना हल्का था उतना ही भारी उसका मतलब था। मैंने उसी वक्त साफ मना कर दिया। निखिल जो पास ही खड़ा था उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, हर बात मुश्किल क्यों बना देती हो? उसकी आवाज में वो सम्मान नहीं था जो एक बेटे की आवाज में होना चाहिए। वो एक दबाव था, एक गुस्सा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। छत को देखते देखते पूरी रात निकल गई। हर एक पुरानी याद आंखों के सामने आ रही थी। वही निखिल जो बचपन में मेरी उंगली पकड़कर चलता था, वही निखिल जो डर लगने पर मेरे बिना सो नहीं पाता था। आज वही मुझे अपने ही घर में अजनबी बना रहा था। सुबह होते ही मैंने एक फैसला लिया, अब चुप रहना अपने साथ अन्याय होगा। मैंने अपने पुराने बक्से से वो कागज निकाले जो मेरे पति ने अलग रखवाए थे। वह हमेशा कहते थे, असली कागज कभी एक ही जगह मत रखो। तब मुझे ये सावधानी जरूरत से ज्यादा लगती थी, लेकिन उस दिन मुझे उनकी दूरदर्शिता समझ आई। मैं सीधे अपने एक पुराने जानकार के पास गई जो तहसील के काम जानते थे। मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि अगर किसी मकान पर चुपचाप कुछ चल रहा हो तो कैसे पता चलता है। उन्होंने पहले मुझे ध्यान से देखा, जैसे वह मेरे सवाल के पीछे छिपा डर समझ रहे हों। फिर धीरे से बोले, कई बार असली चोरी अलमारी में नहीं, रिकॉर्ड में होती है। उनकी यह बात मेरे दिल में सीधी उतर गई। उन्होंने कुछ फोन किए, कुछ जगह बात की, एक आवेदन संख्या नोट की और मुझसे कहा, शाम तक बताऊंगा। वह शाम तक मेरे लिए सबसे लंबा इंतजार बन गया। मैं पूरे दिन घर में चुपचाप रही। निखिल और रेखा दोनों अपने काम में लगे थे, लेकिन मुझे अब हर चीज बनावटी लग रही थी। शाम होते ही मेरा फोन बजा। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने फोन उठाया। उधर से आवाज आए, नकल मिल गई है, आपके नाम से अधिकार बदलने का प्रारूप तैयार हुआ है, और सबसे बड़ी बात, हस्ताक्षर मेल नहीं खाते। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन उस पल डर से ज्यादा मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। जैसे अब सच सामने आ चुका था, जैसे अब मुझे पता चल गया था कि खेल क्या है। उन्होंने मुझे एक फोटो भी भेजी। मैंने जैसे ही वह तस्वीर देखी, मेरी सांस रुक गई। उसमें मेरा नाम था, मेरी लिखावट जैसी लिखावट थी, लेकिन वह मेरे हस्ताक्षर नहीं थे। किसी ने उन्हें कॉपी करने की कोशिश की थी, इतनी बारीकी से, इतनी योजना से, कि एक पल के लिए मुझे खुद पर शक होने लगा। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। नहीं, यह मैं नहीं हूँ, ये किसी और की चाल है, और वह कोई और मेरे घर के अंदर ही है। अब सब कुछ साफ था। ये सिर्फ मुझे घर से निकालने की कोशिश नहीं थी, यह मेरी पहचान मिटाने की कोशिश थी। पहले मुझे कमजोर साबित करो, फिर मुझे अस्थिर दिखाओ, और फिर कागजों में मेरा नाम हटा दो। इतनी सीधी और खतरनाक चाल थी यह। मैं चारपाई पर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। सामने अलमारी में मेरे पति की पुरानी डायरी रखी थी। मैंने उसे देखा, लेकिन उठाया नहीं, क्योंकि उस पल मुझे रोना नहीं था, मुझे लड़ना था। मैंने धीरे धीरे अपना बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े रखे, दवाएं रखी, चश्मा रखा, लेकिन सच ये था कि मैं सामान नहीं, समय जमा कर रही थी। बाहर उन्हें लग रहा था कि मैं हार मान रही हूँ, लेकिन अंदर मैं तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मेरी नातिन खड़ी थी, उसकी आंखों में मासूम सवाल था। दादी, आप कहीं जा रही हो? मैंने झुककर पूछा, किसने कहा? वह बोली, मम्मी कह रही थी कि अब ये घर पूरा हमारा हो जाएगा। उसके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसी पल मुझे सब समझ आ गया। ये सिर्फ शक नहीं था, ये पूरी सच्चाई थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे बाहर भेज दिया। दरवाजा बंद करते ही मैंने एक गहरी सांस ली। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो चुपचाप घर छोड़ दूं, या सच का सामना करूं।
और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उस रात के बाद मैं पहले वाली औरत नहीं रही थी। अब मैं हर कदम सोचकर रख रही थी। अब ये सिर्फ घर बचाने की बात नहीं थी, यह अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। सुबह होते ही मैंने एक और चीज नोटिस की। मेरी दवाइयों की डिब्बी खुली हुई थी। मैंने उसे हाथ में लिया और ध्यान से देखा। पहली नजर में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ अलग था। मैं अपनी हर दवा को पहचानती हूँ, उनका रंग, उनका आकार, उनका नाम। और उस दिन 2 पत्ते ऐसे थे जो मेरे नहीं थे। मेरे अंदर जैसे एक घंटी बज गई। मैंने तुरंत डॉक्टर की पुरानी पर्ची निकाली, नाम मिलाए। 2 दवाएं अलग थीं, बहुत ज्यादा अलग नहीं, लेकिन इतनी कि एक बुजुर्ग को सुस्त, कमजोर और उलझा हुआ दिखाया जा सके। अब खेल कागज से आगे बढ़ चुका था। अब मेरे शरीर को भी सबूत बनाया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, डिब्बी वैसे ही बंद कर दी, जैसे कुछ देखा ही नहीं। लेकिन अंदर मैं सब समझ चुकी थी। उसी समय पड़ोस वाली मीरा आई। वो पहले नर्स थी, इसलिए दवाइयों को पहचानती थी। मैंने उसे चुपचाप पत्ते दिखाए। उसने ध्यान से देखा और तुरंत मेरी तरफ देखा। ये तुम्हारी दवा नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये लेने से इंसान सुस्त हो जाता है और कभी कभी मानसिक रूप से कमजोर भी दिख सकता है। उसके शब्द सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये साफ साजिश थी। मीरा ने तुरंत कहा, अभी कुछ मत बोलना, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं उसके साथ गई। घर में मैंने बहाना बनाया कि घुटने का दर्द बढ़ गया है। रेखा ने बहुत मिठास से पूछा, मैं चलूं? मैंने मना कर दिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी आई, फिर वह संभल गई। डॉक्टर ने पर्ची देखी, दवाएं देखी और कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, ये दवा आपके नाम की नहीं है, ये बदल दी गई है। उन्होंने नई पर्ची लिखी और पुराने पत्तों पर तारीख डाल दी। अब मेरे पास सबूत था, कागज का भी और दवा का भी। घर लौटते वक्त मैंने एक और बड़ा कदम उठाया। मैं एक वकील से मिली, अनिरुद्ध, शांत, सीधे और हर बात को ध्यान से सुनने वाले। मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मेरे नाम के कागजों से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने कुछ जरूरी सवाल पूछे। घर किसके नाम है? मूल कागज कहाँ है? क्या आपने कभी खाली कागज पर साइन किया है? मैंने सब सच सच बताया। फिर मैंने उन्हें फोटो और दवाइयों के सबूत दिखाए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये लोग जल्दी में हैं, और जो जल्दी में होता है वह गलती भी जल्दी करता है। अब आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी है। उन्हें लगने दीजिए कि आप डर गई हैं। उन्हें यह मत समझने दीजिए कि आपके पास क्या है। उनकी बात सुनकर मुझे एक रास्ता दिख गया, सीधा नहीं लेकिन सही। उस शाम मैंने जानबूझकर कमजोरी दिखाई। मैंने निखिल से कहा, तुम लोग जो ठीक समझो कर लो, अब मुझसे नहीं होता। ये कहते हुए अंदर से मैं टूट रही थी, लेकिन बाहर मुझे झुकना था। रेखा के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा, जैसे उसे जीत मिल गई हो। उसने तुरंत कहा, देखिए हम तो शुरू से यही चाहते थे कि आप आराम करें, कागज हम संभाल लेंगे। मैंने सिर हिला दिया, ठीक है, जिस दिन बुलाओगे साइन कर दूंगी, बस मेरे सामने पढ़ देना। ये सुनते ही निखिल के चेहरे का तनाव कम हो गया। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि मैं हार मान चुकी हूँ। लेकिन सच ये था, अब खेल मेरे हाथ में आ चुका था। उस रात मैंने सबसे जरूरी काम किया। मैंने घर के असली कागज निकालकर सुरक्षित जगह रख दिए, मीरा के पास। अब उनके पास सिर्फ नकली उम्मीद थी और मेरे पास असली सबूत। 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया, बस देखा, समझा और इंतजार किया। रेखा अब ज्यादा मीठी हो गई थी, निखिल अब ज्यादा प्यार दिखाने लगा था, लेकिन अब मैं उनके हर शब्द के पीछे का डर पहचान रही थी। फिर एक दिन रेखा ने कहा, रविवार को घर में पूजा रखी है, अपने लोग आएंगे। मैं समझ गई, ये पूजा नहीं, गवाह इकट्ठा करने की तैयारी थी। उसी दिन मुझसे साइन करवाने का प्लान था। मैंने शांत रहकर कहा, अच्छा है, घर में लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। शनिवार रात को वकील का फोन आया। उन्होंने कहा, सब वैसा ही होने दीजिए, लेकिन जब तक मैं संकेत ना दूं, कोई कागज हाथ में मत लेना, और अगर वह कुछ भी दबाव डालें तो सिर्फ एक सवाल पूछना।
मूल कागज कहाँ है? रविवार की सुबह घर सज गया था। लोग आने लगे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस सामान्य के नीचे एक बड़ा तूफान छिपा था। मैं सफेद साड़ी पहनकर बाहर आई। सब मुझे देख रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ शक से और कुछ तमाशा देखने के इरादे से। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलने गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। निखिल की आवाज निकली, आप यहाँ। मैंने उसी पल समझ लिया, अब सच दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजे पर खड़े थे अनिरुद्ध, उनके साथ मीरा थी और उनके पीछे एक आदमी फाइल लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो बिना आवाज उठाए भी सच को सामने ले आती है। घर के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक पूजा की बातें कर रहे थे अब चुप हो गए। निखिल एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिख रहा था। रेखा ने संभलने की कोशिश की। उसने मुस्कुराकर कहा, आइए, लेकिन अभी घर में पूजा है। अनिरुद्ध ने शांत आवाज में कहा, पूजा बाद में भी हो सकती है, लेकिन कुछ बातें अगर आज साफ ना हुई तो बाद में भगवान का नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। उनकी बात सीधे दिल में उतर गई। मैं धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। अब मेरी चाल में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। मैंने साफ आवाज में कहा, इन्हें मैंने बुलाया है। पूरा कमरा मेरी तरफ देखने लगा। अब सबको समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये सच का दिन है। अनिरुद्ध ने फाइल टेबल पर रखी और सीधा सवाल पूछा, इस घर के मूल कागज कहाँ हैं? निखिल ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, सुरक्षित जगह पर हैं। मैंने उसी वक्त कहा, कहाँ हैं? उसके पास जवाब नहीं था। उसकी नजरें झुक गई। मैंने अपने पर्स से चाबी निकाली। मीरा अंदर गई और कुछ ही पल में असली कागज लेकर बाहर आई। मैंने उन्हें सबके सामने उठाया और कहा, इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि असली कागज यहाँ हैं। कमरे में बैठे लोगों की सांस जैसे रुक गई। अब रेखा का चेहरा उतर चुका था, लेकिन उसने फिर भी कहा, हम तो बस सब व्यवस्थित कर रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, व्यवस्थित? यह कब्जा? फिर मैंने अपना फोन निकाला और सबके सामने वह तस्वीरें रख दी। नकली हस्ताक्षर, बार बार लिखे गए मेरे नाम, और वह कागज जिसमें मेरे अधिकार बदलने की तैयारी थी। अब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी मीरा ने दवाइयों के पत्ते सामने रखे, डॉक्टर की पर्ची के साथ, और बोली, इनकी दवा भी बदली गई थी। अब बात सिर्फ कागज की नहीं रही थी, अब ये साफ साजिश थी। निखिल अचानक चिल्लाया, ये सब झूठ है, यह मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में पूछा, एक बार सच बोल दो, तुम्हें चाहिए क्या था? कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, मुझे सुरक्षा चाहिए थी। ये घर एक दिन मेरा ही तो होना था। उसका मेरा शब्द दीवारों से टकराकर वापस आया और उसी पल सब कुछ खत्म हो गया। मैंने उसे देखा, बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा, विरासत इंतजार करने वालों को मिलती है, छीनने वालों को नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब मैं उन आंसुओं को पहचानती थी। वह पछतावे के नहीं, पकड़े जाने के थे। मैंने रेखा की तरफ देखा और साफ कहा, तुम इस घर में रहने नहीं, बदलने आई थी, इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। फिर मैंने निखिल की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे बेटे हो, ये सच नहीं बदलेगा, लेकिन आज के बाद तुम इस घर के मालिक नहीं, बाहर जाने वाले हो। कमरे में बैठे लोग हिल गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक माँ यह फैसला ले सकती है। मैंने आगे कहा, 1 महीने का समय है तुम्हारे पास। ऊपर का कमरा तुम्हारा होगा, नीचे का मेरा। कोई कागज, कोई ताला, कोई दवा, कोई चाल अब बिना मेरी मर्जी के नहीं चलेगी। और अगर एक बार भी दोबारा कोशिश की तो यह मामला घर के अंदर नहीं रहेगा। ये कहते हुए मेरी आवाज कांपी नहीं, लेकिन आंखें जरूर भर आईं। मैंने धीरे से कहा, तुम मुझे घर से निकालना चाहते थे, मैंने तुम्हें जिंदगी से नहीं निकाला, बस तुम्हें उस जगह से हटाया है जहां तुमने मेरा नाम मिटाने की कोशिश की थी। रेखा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने धीमे से कहा, लोग क्या कहेंगे? मैंने बिना रुके जवाब दिया, ये सवाल तुम्हें उस दिन पूछना चाहिए था,
जब तुमने मेरी दवा बदली थी, जब तुमने बच्चों के सामने कहा था अब ये घर हमारा होगा, अब लोग वही कहेंगे जो सच है। मैंने पूजा की थाली उठाई, दिया जलाया और कहा अब पूजा हो सकती है, क्योंकि अब इस घर में झूठ नहीं छिपा है। उस दिन के बाद घर बदल गया। दीवारें वही थीं, लेकिन सच खुल चुका था। निखिल ऊपर के कमरे में रहने लगा। रेखा की आवाज अब धीमी हो गई थी। बच्चे मेरे पास आने लगे और मैं पहली बार अपने ही घर में अपने जैसा महसूस करने लगी। रात को मैंने अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, आज मैंने देर से सही लेकिन खुद को बचा लिया। कई बार जीत का मतलब किसी को हराना नहीं होता, बस खुद को मिटने से बचा लेना होता है। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, माँ बोझ नहीं होती, माँ घर की नींव होती है। नींव हिल जाए तो महल अपने आप गिर जाता है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। माँ बोझ नहीं, आधार होती है। और इस कहानी को आगे जरूर भेजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई माँ अभी भी चुप है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।